हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू क्लास। साथियों, आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए बिहार स्पेशल शॉर्ट नोट्स के थ्रू हम लोग डिस्कस करने वाले। आप जानते हैं कि बिहार स्पेशल का बीपीएससी के एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंस है और अपने एक्सपीरियंस के आधार पर मैं इन नोट्स को बनाया हूँ। बता दूँ कि हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स है। इसमें आपको अलग अलग टॉपिक्स बिहार के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं बिहार स्पेशल के, एक बार आप इत्मीनान से अच्छे से क्लास जरूर कीजिएगा। और हाँ, एक ही ध्यान रखिएगा, सिर्फ वही लोग क्लास करेंगे जो लोग सीरियस हैं। सीरियस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब तक आप पूरे क्लास को अच्छे से नहीं देखेंगे समझेंगे तो पॉइंट्स आपके छूट जाएंगे, फिर बाद में आपको लगेगा कि चीज़ें कंप्लीट नहीं हुई। जितना आपको प्रोवाइड कराएंगे, प्लेलिस्ट अभी बनी हुई है ना, वहाँ पे एग्ज़ाम तक आपको टेस्ट सीरीज और करंट अफेयर सारी चीज़ें एग्ज़ाम रिलेवेंट आपको प्रोवाइड कराएंगे। इसके लिए फटाफट से आप चैनल से जरूर जुड़िएगा। बहुत ही कम समय में, ठीक है, ये शॉर्ट नोट्स है और यहाँ से आप अपने चीज़ों को अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। तो आइएगा फटाफट से स्टार्ट करेंगे अपने सेशन को। यहाँ से कुछ देखेंगे साथ ही हम लोग बिहार स्पेशल के महत्वपूर्ण पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट्स क्या, एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो कह रहा है कि पहला पॉइंट बिहार स्पेशल में देते हैं। सबसे पहले जानिए बिहार की राजधानी आता है पटना है। स्थापना कर देखिए, यहाँ से कई बार अलग अलग परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है। 22 मार्च इसकी स्थापना दिवस मनाई जाती है। और ये जो स्थापना दिवस है, जब बंगाल प्रेसिडेंसी से जो है बिहार उड़ीसा को अलग किया गया था, ठीक है, तो उसी के उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें एक पॉइंट है कि 12 दिसंबर 1911 को बिहार को बंगाल से पृथक प्रांत बनाने की घोषणा की गई थी। क्या की गई थी? अनाउंसमेंट किया गया था। तो ये डेट याद रखिएगा, कंफ्यूज ना होइएगा। अलग किया गया था आपको 22 मार्च जो है 1912 को। 22 मार्च 1912 को जो है बिहार और उड़ीसा को एक साथ करके संयुक्त प्रांत का गठन किया गया था। ये प्रश्न कई बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया। कन्फ्यूजन में क्वेश्चन आते हुए गलत हो जाता है कि पूछ क्या रहा है। उस टाइम ध्यान दीजिएगा कि सिर्फ अनाउंसमेंट पूछ रहा है। अनाउंसमेंट में आपको 1911 होगा, ठीक है, 12 दिसंबर 1911 वाला डेट। और ये दोनों डेट दिया रहता था, इस बात से कंफ्यूज ना होइएगा। तो इसमें क्या है, दिल्ली दरबार में इसकी घोषणा होती है, ठीक है, 1911 में। और जो अलग बनता है वो 22 मार्च 1912 को। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं फर्दर। इसमें क्या है, पॉइंट आता है कि 1 अप्रैल 1936 को अब बिहार से जो है उड़ीसा को अलग करके राज्य बना दिया जाता है। क्या करते हैं, उड़ीसा जो है बिहार से अलग हो जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं, देखें 15 नवंबर 2000 को इसमें क्या है, झारखंड को क्या कर दिया गया, नया राज्य बना दिया गया। और इसमें चीज़ें क्या है, देखिए पहले अगर ऐसे देखें आप, पूरा आपका बंगाल प्रेसिडेंसी था, इससे अलग करके आपका क्या कर दिया गया, इससे अब बिहार और उड़ीसा को एक साथ अलग किया गया। फिर क्या किया गया, इसमें जो है इसमें भी डिवीजन कर दिया गया, यानी इधर बिहार हो गया और इधर आपका उड़ीसा हो गया। फिर फर्दर बिहार को डिवाइड करके झारखंड और क्या कर देगा, बिहार बना देगा। जिस तरीके के सारे विभाजन के डेट हैं ये एक साथ आपको यहाँ दे दे रहे हैं, इनको अच्छे से तैयार कर लिए गए। यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ेंगे तो अगला पॉइंट इसमें देखिए क्या कह रहा है, उच्च न्यायालय से रिलेटेड। तो उच्च न्यायालय आपका क्या है, पटना में है। स्थापना इसकी जो है 1 दिसंबर 1913 को होती है। उद्घाटन देखिएगा 3 फरवरी 1916 को। तो दोनों डेट यहाँ भी ध्यान से देखिएगा किस तरीके से क्या प्रश्न पूछा गया, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर सही होता है। दोनों डेट ये आपके एग्जाम में दिया रहेगा, ठीक है, कई जगह 1916, कई जगह 1913। तो स्थापना और उद्घाटना, ठीक है, ये दोनों पॉइंट को आपको उद्घाटन को ध्यान में रखना है। एक अलग पॉइंट है इसमें देखिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्यों का क्रम क्या है, तो यहाँ पर 12वें स्थान पर है बिहार। और जनसंख्या की दृष्टि से अगर आप देखें तो तीसरा है। ये 2011 के जनगणना के अनुसार ये चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है। आगे बढ़ेंगे, बिहार स्पेशल के कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीज़ इसमें क्षेत्रफल देख लीजिए। कई बार परीक्षा में डायरेक्ट फैक्ट के रूप में पूछा गया, सीधे सीधे स्टेटमेंट में दे के पूछ लिया था। देखिएगा 94,163 किलोमीटर जो है इसका कुल क्षेत्रफल है। लंबाई की बात करेंगे, लंबाई यानी नॉर्थ टू साउथ की बात की जा रही है बिहार के। अगर आप नक्शे की बात करेंगे, ठीक है, तो इसमें क्या है, नॉर्थ टू साउथ की बात की 345 किलोमीटर। चौड़ाई आपका ईस्ट टू वेस्ट है 483 किलोमीटर, ठीक है, 483 किलोमीटर ये आपका यहाँ पर आएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखना आती है, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसको ध्यान रखिएगा। समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, तो 173 फीट की ऊंचाई है। कितनी, 173 फीट की यहाँ पर ऊंचाई है। आगे बढ़ेंगे, अगला कुछ पॉइंट इसमें कह रहा है औसत वर्षा दिवस कितना है, तो 52.5 दिन जो है एक वर्ष में यहाँ पर ये इसका औसत वर्षा दिवस है। उसके बाद से इसकी स्थिति की बात करेंगे साथियों, देखिएगा इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है कि इसकी स्थिति को लेकर क्या क्या चीज़ें कैसे हैं। तो देखिएगा बिहार जो है एक भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। उसके साथ साथ भू अवस्थित राज्य है, लैंड लॉक है चारों तरफ से। अब बिहार की स्थिति क्या है, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। और क्या क्या प्रश्न पूछा वो भी आपको बता दें। ये पहले समझिए, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ का आपका लोकेशन है।
आपका बिहार के इधर उस साइड में आपका नेपाल है जो अंतर्राज्यीय सीमा साझा करता है, एक तरफ उत्तर प्रदेश है, झारखंड है और पश्चिम बंगाल है। ठीक है, तो ये इस तरीके से बिहार का लोकेशन है। इसको एज इट इज़ इस तरीके से नोट्स में अगर आप बना कर तैयार करते हैं तो चीज़ें आपको क्लियर रहेंगी। यहाँ पे और क्या पॉइंट पूछा जाता है तो उसको ध्यान दीजिएगा कि जो बिहार के यहाँ पे जिले हैं इस साइड के, ठीक है, ऊपर के नेपाल से सटे जिले, उनका क्रम पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ से आपका वेस्ट से ईस्ट पूछ लेगा क्रम, कि क्रम बता दीजिए कितने जिले आपके यहाँ पे सराउंडिंग, वो पूछा जाता है। इसी तरीके से बंगाल से, झारखंड से और यूपी से। अभी आगे चल के वो सारे पॉइंट्स को हम लोग कवर करेंगे कि कौन कौन से जो है आपके ज़िले हैं जो बगल के राज्यों से सीमा साझा करते हैं, और उनका क्रम भी देखेंगे। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला क्या पॉइंट है यहाँ पर देखिए, प्रशासनिक परिदृश्य में इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। प्रमंडल की बात करेंगे, 9 प्रमंडल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा प्रशासनिक तौर पे। इसमें कौन कौन से हैं तो उसको ध्यान में रखिएगा। कह रहा है कि इसमें पटना है, मगध है, सारण है, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, मुंगेर और भागलपुर। इसमें भी है, कई बार छोटा बड़ा पूछता है कि इसमें किसमें सबसे ज़्यादा जिले हैं, किसमें सबसे छोटे कम जिले हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखें, बेसिक चीज़ें हैं। ये क्वेश्चन अगर आप गलत करेंगे तो नो डाउट कि आप कंपटीशन से बाहर रहेंगे, इसी की ध्यान रखिएगा। बहुत बेसिक से प्रश्न है और हर बार एक दो प्रश्न रहता ही रहता है, और कन्फ्यूजन में लैक ऑफ रिविजन की वजह से प्रश्न गलत होते हैं। जिला दिखेगा 38 जिले हैं, अनुमंडल 101, और उसमें बहुत ज़्यादा फैक्ट नहीं है। जो जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा में आप देखेंगे कहीं न कहीं पूछा गया, उससे रिलेटेड ही इसमें आपको फैक्ट देखने को मिलेंगे। महानगर की अगर हम बात करेंगे साथियों तो एक आपका पटना है। ठीक है, विधानमंडल यहाँ की कैसी है तो द्विसदनीय है। विधानसभा विधान परिषद आपका यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पे विधानसभा की सीटें जो है आपकी 243 है। विधान परिषद की सीटें यहाँ पर कितनी है, 75 है। कितनी, 75 है। सीटों को ध्यान रखिएगा। उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। संसद की सीट की अगर आप बात करेंगे, संसद सीट बिहार में अगर देखेंगे तो लोकसभा की आप देखेंगे 40 सीट है, और राज्यसभा कितनी है, 16 सीटें हैं। कितनी, 16 सीटें। कई बार संसद सीट पूछता है तो आपकी टोटल 56 हो जाएंगी। ठीक है, 40 50 30 56 अलग अलग याद रखिएगा इसमें कितनी कितनी सीटें आपको आवंटित की गई हैं। उसके साथ ही कुछ आरक्षित सीटों की बात कर लेते हैं, जैसे अनुसूचित जाति की सीटें जो आरक्षित हैं लोकसभा में कितनी, 6 सीटें। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें हैं कहाँ, विधानसभा में तो 38 सीटें, 38 सीटें यहाँ पर आरक्षित है, इसको ध्यान रखिएगा। अनुसूचित जनजाति की जो है विधानसभा में केवल 2 सीटें आरक्षित की गई हैं। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला कुछ इसमें पॉइंट है, कहता है कि बिहार की जलवायु कैसी है तो मानसूनी तरीके की जलवायु है, इसको ध्यान रखना है। सबसे बड़ी नदी तो आप जानते हैं, आप सभी जानते हैं, गंगा नदी बिहार की सबसे बड़ी नदी है। सर्वाधिक यहाँ की मिट्टी कैसी है तो जलोढ़ मिट्टी है। कैसी मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी। प्रमुख खाद्य फसल में आपका चावल है, इसके साथ साथ गेहूँ और अन्य चीज़ें आएंगी। भारत के कुल क्षेत्रफल का ये 2.86% बिहार में आपको देखने को मिलेगा। तो ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है स्टेटमेंट में, या फिर सीधे फैक्ट के तौर पे आपसे पूछा जाता है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का जो है ये कितना है, तो देखिएगा 2.86% आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है जो अभी हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि इसके सराउंडिंग जो स्टेट्स हैं और उसके ज़िले, तो ध्यान दीजिएगा। अभी देखिए पहला पॉइंट क्या है कि राज्य की सीमा स्पर्श करने वाले राज्य, तो झारखंड आपका है, इसके 8 जिले आपके स्पर्श करते हैं। ठीक है, फिर झारखंड से कितने जिले, तो बिहार के 8 जिले यहाँ पर स्पर्श करते हैं आपको दिखेंगे। और कौन कौन से वो जिले हैं तो देखिएगा, रोहतास है, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। ये नीचे की साइड से अगर आप देखेंगे जो आपका लोकेशन है, ठीक है, इधर झारखंड अगर आप देखें तो यहाँ से रोहतास से शुरू कीजिए, इस तरीके से आप बढ़ते जाएंगे आगे, तो ये कुल 8 जिले आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये झारखंड का हो गया। उसके साथ साथ अब आएंगे उत्तर प्रदेश के। देखिए तो उत्तर प्रदेश से भी आपके कितने जिले हैं, आपके यहाँ पे लगभग 8 जिले जो है यहाँ पे बॉर्डर शेयर करते हैं। तो पश्चिमी चंपारण ऊपर से शुरू करते हैं, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। ये सारी चीज़ें आपको आई होप सो कि क्लियर हो गए होंगे। अभी आपको मैप के माध्यम से भी हम आपको सारी चीज़ें दिखा दे रहे हैं, एग्जैक्ट क्लियर हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। इसमें प्रश्न अगर सिंपल से पूछेगा तो कितने जिले आपके सीमा साझा करते हैं, या फिर अगर आप बात करेंगे कि चीज़ों को किस तरीके से इसमें अगर थोड़ा प्रश्न की प्रकृति अगर कठिन होगी तो इनको अरेंज करने के लिए कह देगा कि ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट को अरेंज करके बताइए। पश्चिम बंगाल से अगर आप देखेंगे तो सिर्फ आपके बिहार के 3 जिले हैं जिसमें किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया आते हैं। बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय जो आपका मानक है नेपाल है अंतर्राष्ट्रीय, यहाँ से इसके बिहार से जो है 7 जिले आपकी सीमा साझा करते हैं। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज।
ये आपके नेपाल से सीमा साझा करने वाले क्या हो जाएंगे, जिले हो जाएंगे। अब आइएगा, इसको एक बार थोड़ा सा हम आपको मैप के माध्यम से दिखा देते हैं। तो देख लीजिएगा, ये जो आपके सीमा साझा करने वाले आपके जिले हैं, तो देखिए इस तरफ जब नेपाल को देखेंगे तो यहाँ से देखेंगे ये क्रम इनका पूछता है, तो ये क्रम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ से आपका भी बताया पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, ठीक है, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। उसके बाद अगर आप बात करेंगे तो इधर देख लीजिए उत्तर प्रदेश से आपके कौन कौन से हैं, तो ये भी आपको हमने बताया इस साइड से जो जिले हैं इसको ध्यान रखना है। झारखंड में आप ये देख सकते हैं, यहाँ से रोहतास से शुरू किया, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार तक आए थे ये वाला रीजन, यहाँ तक ये पूरा झारखंड से नीचे। और इस साइड पश्चिम बंगाल से आपके 3 जिले दिख गए थे। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहेगा, इन सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। अब आ जाइएगा साथियों, देखते हैं कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिले, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं क्षेत्रफल के रिगार्डिंग जो है, यहाँ पे कौन कौन से जिले आपके जो हैं वो टॉप पर हैं। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले में पश्चिमी चंपारण आएगा, फिर गया और फिर पूर्वी चंपारण, ठीक है, ये क्षेत्रफल में। कम क्षेत्रफल या न्यूनतम अगर आप देखें सबसे कम किनका क्षेत्रफल है तो शिवहर आएगा, ठीक है, शिवहर, अरवल और शेखपुरा, टॉप 3 आपके जिले हैं। इसमें याद रखिएगा शिवहर जो है यहाँ का जो घनत्व है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पर जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, ठीक है, यहाँ का अगर आप देखें घनत्व तो आपको ज़्यादा मिलेगा। आगे बढ़ेंगे जनसंख्या की उससे देखेंगे अगर आपको बिहार में क्या क्या है, तो क्षेत्रफल में सर्वाधिक अभी आपको बताया पश्चिमी चंपारण, न्यूनतम शिवहर हो गया। घनत्व के हिसाब से देख लीजिए, सर्वाधिक घनत्व आपका शिवहर में है, कहाँ पे, शिवहर में। सबसे कम कहाँ है, कैमूर में है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, सीधे सीधे प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। जनसंख्या घनत्व कितना है बिहार में, तो 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति के इस तरह हिसाब से है यहाँ पर। एग्जैक्ट नंबर याद रखिएगा क्योंकि अलग अलग परीक्षा में पूछा जा चुका है पॉपुलेशन डेंसिटी करके, ठीक है। आगे आ जाइए, ये भी प्रश्न बहुत ही फेवरेट रहा है, लगभग लगभग हर बिहार के परीक्षाओं में अल्टरनेट पेपर्स में आपको देखने को मिल जाता है कि लिंगानुपात के बारे में बता दीजिए। 918 आपका जनरल है और शिशु के लिए आपका 935 है। कितना, 918 जो है आपका इन जनरल है, ठीक है, लिंगानुपात ये याद रखिएगा। और सिर्फ शिशु का पूछे तो ये 935 आपको देखने को मिलेगा। इन दोनों में कन्फ्यूजन होगा, आराम से देखिएगा प्रश्न में क्या पूछ रहा है, इन जनरल है या शिशु के लिए पूछ रहा है। साक्षरता दर की बात करेंगे साथियों, देखिएगा बिहार का 61.80% यहाँ पर साक्षरता दर है, जिसमें अगर आप देखें पुरुष की साक्षरता दर जो है 71.2% और महिला साक्षरता दर जो है 51.5% आपको देखने को मिलेगा। इसी प्रकार देखेंगे जनसंख्या की अगर आप बात करेंगे, शहरी जनसंख्या आपकी यहाँ पे 11.29% है और ग्रामीण जनसंख्या की अगर हम बात करेंगे साथियों तो 88.27% है। यानी बिहार का जो है आधे से भी ज़्यादा हिस्सा अगर आप देखें तो ग्रामीण में आता है, ठीक है। और ये सारी जो आपको इन्फॉर्मेशन ये दी जा रही है वो जनगणना 2011 के अनुसार ही आपको बताया जा रहा है। अगला पॉइंट इसमें क्या है कि जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही है, तो 25.42% यहाँ पे क्या रही है, जनसंख्या वृद्धि कर रही है। भारत की कुल जनसंख्या का यहाँ पर 8.62% जो है जनसंख्या निवास करता है। अभी लैंड की बात हुई थी, जो आपका भूमि है यहाँ पर वो 2.86% भूमि है पूरे भारत के अकॉर्डिंग परसेंटेज के हिसाब से। लेकिन जनसंख्या अगर आप देखेंगे तो 8.60% है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है साथियों, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कितने प्रतिशत है, डायरेक्ट फैक्ट के रूप में भी और इस तरीके से भी आपसे पूछा जा चुका है। चलिएगा आगे बढ़ेंगे, अगला कुछ पॉइंट इसमें देखिए देखिए क्या कह रहा है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले। अब इस तरीके से क्रोनोलॉजी के क्रम में लगाने वाले प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए ये टॉप 3 जिले आपके याद होने चाहिए। तो जनसंख्या में आप देखेंगे टॉप 3 जिले कौन है, पटना है, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर है, ठीक है। न्यूनतम की अगर हम बात करेंगे तो देखिएगा शेखपुरा है, शिवहर है और अरवल है। बात करेंगे जनघनत्व की, जनघनत्व में सबसे टॉप पर कौन जिले हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, कंफ्यूज ना होइएगा। जनघनत्व की बात आएगी तो दिमाग में पटना आ सकता है कि पटना को एनी गेस करके मार दे, लेकिन ध्यान दीजिएगा इसमें पटना दूसरे स्थान पर, पहले पर कौन है, शिवहर है, ठीक है। जनघनत्व में पहले पर कौन है, शिवहर है, उसके बाद आपका पटना आएगा, फिर दरभंगा आएगा। न्यूनतम में आपका कैमूर हो जाएगा, फिर दूसरे पे जमुई और बांका। बात करेंगे साथियों की साक्षरता दर में जिले कौन कौन किस तरीके से हैं, ये सारे पॉइंट जो आप वो करा रहे हैं आपके पेपर में 102 प्रश्न सीधे सीधे यहाँ से देखने को मिलेंगे, बिहार स्पेशल के प्रश्न यहीं से बनते हैं। जिला देखिएगा, साक्षरता में अगर आप सर्वाधिक देखेंगे और न्यूनतम देखेंगे, सर्वाधिक साक्षरता आपके जिले हैं रोहतास, पटना और भोजपुरी आपके टॉप के जिले हो गए। जहाँ न्यूनतम साक्षरता है वो आपका पूर्णिया, सीतामढ़ी और कटिहार, ये 3 जिले हैं, आपको ध्यान रखने हैं। साक्षरता के साथ 3 जिले हो गए।
अब आ जाइएगा, देख लेते हैं लिंगानुपात के हिसाब से। ये बहुत ही क्रिस्प आपको शॉर्ट नोट्स हम प्रोवाइड करा रहे हैं, तो इसको एग्जैक्ट आपको इतनी पॉइंट्स को याद रखेंगे, परीक्षा में आपको प्रश्न गलत नहीं, यहाँ से प्रश्न बन जाएंगे। ठीक है, तो टू द पॉइंट सारे के सारे चीज़ें आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराई जा रही हैं। इतने हमारे साथी देख रहे हैं, एक बार वीडियो को एक बार लाइक कर दें और अपने साथियों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपका जो भी फीडबैक है, डाउट्स है, उसको कमेंट करके जरूर बताइए क्लास आपको कैसी लगी। चलिएगा, देखेंगे लिंगानुपात में आपका जिले की बात करेंगे तो सर्वाधिक आपका गोपालगंज का है, फिर सिवान, फिर सारण। न्यूनतम की अगर हम बात करेंगे तो दिखेगा मुंगेर आ जाएगा, भागलपुर और खगड़िया आ जाएगा। ये 3 जिले आपके न्यूनतम लिंगानुपात के हिसाब से हैं। तो पूरी की पूरी जनसंख्या जो जनगणना आपकी थी उसमें अगर आप देखें तो जनसंख्या, ठीक है, जनसंख्या के बाद से अगर आप देखें लिंगानुपात को अगर ध्यान रखेंगे, उसके बाद से अगर आप देखेंगे लिंगानुपात हो गया, जनसंख्या हो गया, उसके बाद से पॉपुलेशन डेंसिटी की ध्यान में रखेंगे, साक्षरता को ध्यान में रखेंगे, इन सारी चीज़ों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो यहीं से प्रश्न आपको मिलेगा। सिंपल प्रश्न पूछेगा तो इनके फैक्ट्स जो मेन वाले थे वो पूछेगा, नहीं तो इनसे जिले जो है उनके क्रम को पूछ लेगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहीं से प्रश्न बनता है, 3 चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। आगे आ जाइए, देखते हैं कुछ बिहार की मिट्टियों के बारे में क्या क्या यहाँ पे पॉइंट्स है, उसको देख लेते हैं। तो बिहार की मिट्टियाँ, यहाँ पे क्या चीज़ें हैं इसको ध्यान रखिएगा कि बिहार जो है आपका किस तरीके से उसका फिजिकल जो आपका भौतिक विभाजन है बिहार की, अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा यहाँ पर ये जो आपको गंगा नदी बीचों बीच इसको डिवाइड करती है, इधर का कुछ और तरीके का है, ठीक है, और नीचे का यहाँ पे जो आपका साउदर्न बिहार है, दक्षिण बिहार, इसकी कुछ आकृति अलग है। अब समझिएगा यहाँ पे मिट्टी यहाँ पर किस तरीके की है। तो देखिएगा गंगा का उत्तरीय मैदान, जो आपका गंगा का उत्तरीय मैदान है बिहार की मिट्टियों में, उसको पहले समझते हैं। यानी गंगा का उत्तरीय मैदान, फिर गंगा का दक्षिणी मैदान, अभी जो बताया ना डिवीजन करके नॉर्थ और साउथ गंगा बना रही है। तो देखिए उत्तरी मैदान में आपका मिलेगा पर्वतीय छूनेदार, यहाँ पे जो मिट्टी है इसका क्षेत्र क्या है, पश्चिम चंपारण के पश्चिम भाग में, ठीक है, इस तरह की पर्वतीय चूनेदार आपको मिलेगा। उसके बाद से अगर आप देखेंगे इसमें आप आएगा तराई रीजन, ये जो पश्चिमी चंपारण से किशनगंज तक ऊपर का जो है पतली स्ट्रिप वाली बेल्ट आपको देखिए, नेपाल के सटे बेल्ट आपको देखने को मिलेगी। बांगर देखिएगा पूर्णिया सहरसा का जो कोसी नदी क्षेत्र है वहाँ पर। अम्लीय मिट्टी आपको मिल जाएगी दरभंगा मुजफ्फरपुर करेल वाले रीजन में। उसके बाद से बलसुंडरी मिट्टी पूर्णिया का दक्षिणी भाग में। खादर आपका मिल जाएगा कहाँ, नवीन जलोढ़, ये मिट्टी इस तरह का आपको देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर एक चीज़ है जो ध्यान रखने वाली बात है कि गंगा का दक्षिणी मैदान में किस तरह की चीज़ें हैं। तो यहाँ पर ताल मिट्टी है, ठीक है, बलथर है और लाल बलुई है। अब किस किस रीजन में ये जो साउथ गंगा है वहाँ पे ये मैदान बनेगा गंगा का साउथ में। जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि जो बिहार का डिवीजन है बीच में गंगा नदी है, तो ये नॉर्थ वाले रीजन में मिट्टियाँ किस तरह का पाई जाती हैं और ये साउथ वाले में। तो देखिएगा जो ताल मिट्टी है आपकी बक्सर से पीर पैंती तक, पटना मुंगेर भागलपुर में इसकी अधिकता है। बलथर मिट्टी आपको कैमूर पठार राजमहल की पहाड़ियाँ इस रीजन में देखने को मिलेगी। और लाल बलुई जो है आपके कैमूर और रोहतास के पठारी भाग में देखने को मिलेगा। अब आ जाएगा अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो बनते हैं यहाँ से, बिहार के पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है, बिहार के पक्षी अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान है ना, और वन्य जीव अभ्यारण्य, इन सबको देखेंगे वन बाय वन करके। यहाँ पे कुछ जो महत्वपूर्ण है उनको देख लेते हैं कि इनका संबंध कहाँ से है, यहाँ से अक्सर प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। कह रहा है कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य जो है आपका मिथिला दरभंगा वाले रीजन में है, इंपॉर्टेंट रहेगा। जो आपका बड़ैल सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य है आपके वैशाली में देखने को मिलेगा, अति महत्वपूर्ण है। कितनी बार ये परीक्षा में पूछा जा चुका है, स्टेट लेवल की परीक्षा है तो उसमें देखिए मिलान करने को दे देता है, नहीं तो सीधे सीधे आपको जो भी चर्चा में रहेगा न्यूज में तो ये पॉइंट पूछा जाता है। नागी नकटी डैम आपका पक्षी अभ्यारण्य आपके जमुई में मिल जाएगा। कांवड़ झील पक्षी अभ्यारण्य बेगूसराय, इतनी बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। कांवड़ झील रामसर साइट के रूप में आपको देखने को मिली थी, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये पक्षी अभ्यारण्य कांवड़ झील कई बार चर्चा में रहा है, ठीक है, रामसर साइट भी है, बेगूसराय में आपको देखने को मिलेगा। आगे आते हैं साथियों, एक राष्ट्रीय पार्क है आपके बिहार, अपने बिहार में जो एक ही है यहाँ पे नेशनल पार्क, वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क जो है पश्चिमी चंपारण में स्थित है, और एकमात्र बिहार का जो क्या है ये राष्ट्रीय पार्क आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ेंगे, देखिए कुछ प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य जो है यहाँ पर, प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये भी पूछा गया है कई बार, और सारे के सारे देखिए जो भी पॉइंट्स यहाँ पे हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं इस तरीके से नोट्स हैं, अलग अलग बुक्स मैगजीन्स जो एग्जाम से पीवाई के उनको ध्यान में रखते हुए नोट्स बनाए गए हैं। अब यहाँ से जो आप एक बार इसका रिवीजन कर लेंगे, आप इस तरीके से पूरी बुक पढ़ते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन ये जो 5 पेज 10 पेज के जो नोट्स है ना, यहाँ से आपको मैक्सिमम प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। देखिएगा वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य जो है आपका क्या है, पश्चिमी चंपारण में है। कहाँ पे, पश्चिमी चंपारण में।
गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य आपको कहाँ पे मिल जाएगा? गया में मिल जाएगा। भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य कई बार पूछा जा चुका है, ये आपको मिले कहाँ पे? मुंगेर में मिलेगा। कहाँ पे साथियों? तो मुंगेर में मिलेगा। इसके बाद से आगे बढ़ते हैं, देखिएगा कह रहा है उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य आपको कहाँ मिलेगा? तो आपके पश्चिमी चंपारण में मिलेगा। कहाँ पे? पश्चिमी चंपारण में मिलेगा। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य देखिएगा, ये सबसे बड़ा है और ये आपको मिलेगा कैमूर और रोहतास वाले रीजन में मिल जाएगा। आगे बढ़ेंगे, एक है कह रहा है राजगीर जो पंत वन्य जीव अभयारण्य है, आपको नालंदा में मिलेगा। विक्रमशिला गांगे जो डॉल्फिन अभयारण्य है, ये आपको मिलेगा भागलपुर में। कहाँ पे? भागलपुर में। और एक और आपका क्या है, रजौली वन्य जीव अभयारण्य, ये आपके नवादा में मिले। कहाँ पे? नवादा में। तो ये जितने आपके वन्य जीव अभयारण्य और पार्क, राष्ट्रीय पार्क और आपके पक्षी अभयारण्य थे, सारे के सारे यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, बिहार की राज्य व्यवस्था से रिलेटेड क्या क्या बातें यहाँ पर की गई हैं। ये प्रश्न पूछा गया है और रिपीटेड प्रश्न है ये, ठीक है, इनको ध्यान में रखिएगा आप। जैसा कि आपसे कह रहा है कि सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेले, इनको ध्यान में रखना है। ये राज्य के प्रथम उपराज्यपाल नियुक्त किए गए थे। क्या नियुक्त किए गए थे? तो राज्य के प्रथम उपराज्यपाल नियुक्त किए गए थे। श्री सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा जी हैं, ये आपके राज्य के प्रथम भारतीय राज्यपाल नियुक्त किए गए थे। प्रश्न जब भी पूछे परीक्षा में तो थोड़ा सा वहां पे आपको ध्यान रखना है कि चीजें गलत ना हो, क्या पूछा गया है। ये प्रथम उपराज्यपाल हैं और ये राज्य के प्रथम भारतीय राज्यपाल नियुक्त किए गए सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा जी। आगे बढ़ेंगे, एक महत्वपूर्ण डेट याद रखिएगा, 20 जुलाई 1937। यहाँ पे हुआ क्या था बेसिकली, तो अगर आप देखेंगे कि डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा जो थे, उनके नेतृत्व में प्रथम सरकार के गठन किया गया था। तो प्रश्न जब आपसे पूछेगा कि प्रथम सरकार की गठन बिहार में किया गया था, तो 20 जुलाई 1937, जिसमें डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा के नेतृत्व में किया गया था। आगे चल के अगर आप देखेंगे तो ये 22 जुलाई 1937 को विधानमंडल का प्रथम अधिवेशन होता है, ठीक है, ये डेट याद रखिएगा, पूछा गया है। 31 अक्टूबर 1939 को ये इस्तीफा दे देते हैं, ठीक है, इनका जो ये मंत्रिमंडल है ये इस्तीफा देता है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। आगे आइएगा, देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण संरचना के बारे में बिहार की, है ना। इसमें क्या है, देखिए इस पूरे क्लास में जो आपको सारे टॉपिक्स अभी तक आप देख रहे हैं तो मिक्स तरीके से मिल रहे होंगे। जब आप बिहार को पढ़ने जाते हैं, ठीक है, तो बिहार का इतिहास, ठीक है, बिहार का भूगोल, बिहार की अर्थव्यवस्था, बिहार की राजनीतिक व्यवस्था, है ना, बिहार के टूरिज्म, बिहार का भौगोलिक स्थिति, सारी चीज़ें देखते हैं। इस नोट्स में क्या है, आपको किस तरीके से सारी चीज़ों को जो वन बाय वन करके आपको मिक्स रूप में डिस्कस कर रहे हैं। और ये पूरा कोर है, एक प्रिप्स नोट्स है, ठीक है, सेल्फ प्रिपेयर्ड ये नोट्स है, आपको यहाँ पे सारी चीज़ें एक जगह मिल जाएंगी। इसको अगर आप बार बार रिवीजन कर लेंगे, ठीक है, आपको चीज़ें अच्छे से इतना तैयार कर लेंगे, तो बिहार स्पेशल के जो है आपके मैक्सिमम प्रश्न, लगभग 70-80% आप प्रश्न जो है आपके यहाँ से बन जाएंगे। तो आइएगा बिहार की भूगर्भ संरचना उसके बारे में देख लेते हैं। इसमें क्या है कि बिहार में चट्टानें हैं कुछ और उनका क्षेत्र है, उसके बारे में देख लेते हैं किस किस तरह की चट्टानें बिहार में पाई जाती हैं। तो देखिएगा धारवाड़ क्रम की चट्टानें। अब धारवाड़ क्रम की जब चट्टानों की बात होती है बिहार में बेसिकली, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि दक्षिण पूर्व बिहार, है ना, जैसे मुंगेर हो गया आपका, जमुई, नवादा, यहाँ पे अभ्रक के निक्षेप पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अभ्रक के निक्षेप। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि धारवाड़ क्रम की तरह जो बिहार आपका है उसमें दक्षिण पूर्व बिहार कह रहा है, कहाँ? दक्षिण पूर्व बिहार में ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें देखने को मिलती हैं। विंध्यन क्रम देखिएगा तो ये दक्षिण पश्चिम बिहार। तो दक्षिण पश्चिम बिहार जो विंध्यन क्रम थे ये कौन सा है? तो कैमूर है, सोन नदी घाटी जो है जो रोहतास वाले रीजन में, यहाँ पे आपको विंध्यन क्रम की चट्टानें देखने को मिलेंगी। अगला है टर्शियरी वाली। अब टर्शियरी में क्या है, इसको ध्यान दीजिए, बिहार के जो हिमालयी तराई क्षेत्र हैं जो पश्चिमी चंपारण रीजन, वहाँ पे इसको ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। अगला है क्वार्डिनरी। इसमें क्या है, हिमालय और जो छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र है, उससे बिहार के अधिकांश भाग में ये चीज़ें पाई जाती हैं। तो ये चार आपके महत्वपूर्ण जो आपके चट्टानों के प्रकार हैं और उनके क्षेत्र याद रखिएगा। यहाँ अगर क्षेत्र आपको याद रहेगा तो इससे आपको चीज़ें जो है आपके यहाँ के खनिज मिनरल्स भी आपको पता रहेंगे किस क्षेत्र में या किस जिले में होगा। इस चीज़ों को इंटरलिंक करके आप पढ़ेंगे तो चीज़ें याद करने में आसानी रहेंगी। जैसे धारवाड़ है, यहाँ पे किस तरीके के, दक्षिण पूर्व में है तो यहाँ पे किस तरीके, धारवाड़ में किस तरह के खनिज मिनरल्स पाए जाते हैं। विंध्यन है तो यहाँ पे जो आपका चूना पत्थर वगैरह इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब आइए आगे कुछ महत्वपूर्ण है बिहार के, महत्वपूर्ण क्या है, जलकुंड। बिहार के जो है क्या है, महत्वपूर्ण जलकुंड है। इसमें क्या है महत्वपूर्ण जलकुंड में, देखिएगा प्रश्न सिंपल में यहाँ से पूछा जैसे ब्रह्मकुंड है, ठीक है, ब्रह्मकुंड ये क्या है, सबसे गर्म है। ब्रह्मकुंड क्या है, सबसे गर्म है। ये कहाँ पे मिलेगा आपको? राजगीर में मिलेगा। इसी तरीके सप्तधारा है, जलकुंड, सूर्य कुंड है और मखदूम कुंड।
ये सब के सब आपको कहाँ देखने को मिल जाएंगे? राजगीर में देखने को मिल जाएंगे। इसी राजगीर में आपको घोड़ा कटोरा झील जो है, नालंदा जो जिला है आपका, ये भी बहुत फेमस है कि घोड़ा कटोरा जो झील है, जहाँ पे आप देखेंगे बुद्ध की मूर्ति भी लगी हुई है। तो ये झील बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अगला कुंड अगर आप देखेंगे मुंगेर में देख लीजिए, तो मुंगेर में आपका ऋषि कुंड है, सीता कुंड है, लक्ष्मण कुंड है और रामेश्वर कुंड है। ये सारे कुंड आपके कहाँ मिल जाएंगे? तो ये आपके मुंगेर में देखने को मिल जाएंगे। आगे आइएगा, कुछ और महत्वपूर्ण तपोवन जो गर्म जल कुंड है आपको मिल जाएगा कहाँ पे? गया में मिल जाएगा। कहाँ पे साथियों? ये आपको गया में मिल जाएगा। बरैल झील की अभी हम लोग बात किए, ठीक है, ये आपको कहाँ है? वैशाली में। कांवरताल आप देख लीजिए बेगूसराय, ठीक है, कांवरताल या कांवरताल ये आपका फर्स्ट रामसर साइट इन बिहार था, उसको ध्यान रखना है। गोगा भी झील के देख लीजिए कहाँ पर? ये कटिहार में है। कहाँ पे साथियों? कटिहार में है। अब देखिए कुछ नदियां हैं जो बिहार और उत्तर प्रदेश पे सीमा रेखा बनाती हैं, जिसमें कर्णनशा है, गंडक है, घाघरा जो सरयू नदी है। ये तीन नदियां उत्तर प्रदेश और बिहार पे सीमा रेखा बनाती हैं। ये अति महत्वपूर्ण है, इन तीन नदियों को ध्यान रखिएगा। प्रश्न पूछिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियां उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में जो है सीमा रेखा नहीं बनाती हैं? तीन तीन पे याद है कि कर्मनशा है, गंडक है और घाघरा। ये कुछ हद तक जो है बिहार और उत्तर प्रदेश में क्या है? आपकी बॉर्डर बनाती हैं, ठीक है। अब आइएगा बिहार के प्रमुख जलप्रपात की बात कर लेते हैं। बिहार के प्रमुख जलप्रपात की बात करेंगे तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इसको ध्यान रखिएगा। कह रहे कि तलहार कुंड, ठीक है, क्या है? तलहार कुंड आपका मिल जाएगा। तलहार कुंड, तलहार कुंड अलग अलग चीज़ें लिखी रहती हैं। ये आपका मिलेगा कैमूर में, लगभग 80 मीटर ऊंचा है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद से करकटगढ़, करकटगढ़ आपके जलप्रपात मिल जाएगा आपके कैमूर में। ककोलत जलप्रपात आपके नवादा में, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार अलग अलग परीक्षा में आता है कि पीसीएस में भी ये पूछा गया है, बीपीएससी में पूछा गया है। अब आइएगा कुछ अन्य महत्वपूर्ण आपके जलप्रपात देख लेते हैं, जिसमें तुतला जलप्रपात है, मझार कुंड है, धुआं कुंड है। ये सब कहाँ है? आपके सासाराम में मिल जाएंगे। कहाँ पे? सासाराम में। आगे बढ़ेंगे साथियों तो देखेंगे गंगा नदी में जो है, बिहार में मिलने वाली नदियां कौन कौन सी है। जब गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है तो कुछ उत्तर से नदियां आके मिलती हैं, कुछ दक्षिण से आके मिलती हैं। तो उन नदियों का क्रम हमें जानना है और ध्यान देना है। तो गंगा नदी में उत्तर से मिलने वाली नदियां, जिसमें घाघरा सरयू नदी है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, बागमती है, कमला है, कोसी है, महानंदा, ये सब सारी नदियां जो है यहाँ पे क्या है? आपके गंगा नदी में जो है क्या है? उत्तर तरीके से उत्तर से आके मिलती हैं। उसके बाद से कह रहा है कि दक्षिण से, जिसमें कर्मनशा है, सोन, पुनपुन, फाल्गु, किऊल, ये सब नदियां जो है यहाँ पे क्या है? दक्षिण से आके मिलती हैं। इसको थोड़ा सा समझेंगे आप अगर, तो बिहार की स्थिति को अगर आप जब देखेंगे, इसमें अगर आप देखें सिंपल समझिएगा, ये नदी आपकी मान लीजिए मेन स्ट्रीम गंगा है। अब इसमें अलग अलग नदियाँ आके मिली, जैसे ऊपर से आके मिली, ये ऊपर से आके नदियाँ मिल रही हैं। फिर कुछ नदियाँ आपको इधर नीचे से आके, जैसे सोन, पुनपुन है ना, किऊल, फाल्गु, ये सब आके मिलेंगी। तो जो आपका नदी तंत्र है वहाँ पे इस चीज़ों को आपको डिटेल में समझेंगे, लेकिन ये मेन पॉइंट है, कौन सी नदियाँ उत्तर से मिलती हैं और कौन सी नदियाँ दक्षिण से मिलती हैं गंगा में, इसको आपको ध्यान रखना है। अब बात करेंगे साथियों कि बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं कौन कौन सी हैं। बिहार की प्रमुख नदी घाटी अगर हम परियोजनाओं की बात करेंगे साथियों, तो इसको ध्यान दीजिएगा। इसमें कोसी जल विद्युत परियोजना आपका कोसी नदी पर है, बिहार और नेपाल के ज्वाइंट एडवेंचर से बना हुआ है, ठीक है। सोन परियोजना आप जानते हैं सोन नदी पर बना हुआ है। गंडक परियोजना गंडक नदी पर है, इसको ध्यान रखेंगे। उसमें महत्वपूर्ण चीज़ें क्या है इस नदी घाटी परियोजना में, ये आपको ध्यान रखना है, किन के बीच में है, ठीक है। कुछ राज्यों के बीच में है, कुछ अलग देश जैसे नेपाल के साथ है, तो ये वाला महत्वपूर्ण है। इसमें आप चाहिए तो कोसी जल विद्युत आप समझ जाएंगे कोसी नदी पर, लेकिन किस कहाँ पर है, किससे किसके बीच में है, उसको ध्यान रखना है। जैसे गंडक नदी वाला है, इसमें बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल तीन यहाँ पे मिलकर यहाँ पे गंडक नदी परियोजना का क्रियान्वयन कर रहे हैं। इसी तरीके से बाण सागर परियोजना है, इसको अगर आप देखेंगे कि ये सोन नदी पर तो है बाण सागर, लेकिन इसमें बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तीनों मिल के जो है यहाँ पर अपनी इस चीज़ को इसमें काम कर रहे हैं। गंडक नदी के बारे में अगर आप देखेंगे यहाँ से कौन कौन से नहर निकली हुई है, तो ध्यान दीजिए, कई बार प्रश्न सिंपल सा पूछ लेता है कि त्रिवेणी नहर कहाँ से निकली हुई है या तिरहुत नहर कहाँ से निकली हुई है। किस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि गंडक नदी से जो है निकलने वाले कौन कौन से आपके नहर है, तो इसमें त्रिवेणी नहर है, तिरहुत नहर है और तिउल नहर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, कई बार परीक्षा में पूछा गया, सारे के सारे शॉर्ट नोट्स हैं। इनको आप परीक्षा से पहले, जो भी बिहार का परीक्षा दे रहे हैं उससे पहले आप इसको रिवीजन करके जरूर जाइएगा। बिहार स्पेशल के अगर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो इस बात का आप लिए आप श्योर रहिए कि प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। चलिए साथियों, आज की क्लास में इतना ही। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल से जुड़ जाइएगा।
मिलते हैं किसी और नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।